और वहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दिया था, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई मल्टीपल अपीलों पर समाअत हुई है। जस्टिस सदारत तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच जिसने अपीलों पर पहली बाज़ाब्ता समाअत का आगाज़ किया, तो इस अहम और गर्मा गर्म समाअत का जो अहवाल है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इमरान खान साहब के वकला क्यों लाजवाब हुए, क्या इस्तदा की गई, उस इस्तदा को कैसे रद्द किया गया, और फिर एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा और जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील की जानिब से जो जस्टिस सदारत तारिक मसूद पे एतराज़ किया गया कि वो बेंच में ना बैठें, उनका एक नोट मौजूद है जिसमें वो अपनी राय दे चुके हैं। उस एतराज़ पे जस्टिस सदारत तारिक मसूद ने क्या जवाब दिया और आज की अदालती कार्रवाई का आउटकम क्या है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की तरफ से अदालत से इस्तदा की गई कि जो फ़ैसला है 23 अक्टूबर का, जिसमें फ़ौजी अदालतों को कलअदम गैर कानूनी गैर आइनी करार दिया गया है, उसकी सस्पेंशन के हवाले से अदालत ने क्या फ़ैसला दिया है, ये सारी डिटेल इस अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा गैर मुल्की बशिंदों की बेदखली का जो वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया था, उस बेदखली के फ़ैसले के ख़िलाफ़ भी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है, उसका अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो फ़ौजी अदालतों के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई है, इसका अहवाल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, 11:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ होना था, लेकिन 11:55 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और कमोबेश ये 1 घंटे की अदालती कार्रवाई थी। चंद मिनट, यानी आप कह सकते हैं 55-56 मिनट की अदालती कार्रवाई थी, जिसमें इस केस को जो है वो आज की हद तक कंक्लूड किया गया है। जब नाज़रीन अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस जवाद ख्वाजा के जो वकील आज जूनियर वकील पेश हुए, उमर गिलानी साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि जस्टिस जवाद ख्वाजा ने एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस सदारत तारिक मसूद पे एतराज़ उठाया गया है कि वो इस बेंच में शामिल ना हो, क्योंकि जब 9 रुकने लार्जर बेंच बना था, उस बेंच में जस्टिस सदारत तारिक मसूद रिक्यूज़ कर गए थे। रिक्यूज़ के बाद जो उनका नोट सामने आया था, उस नोट में तो उन्होंने अपनी राय दे दी थी, तो उसके बाद जस्टिस सदारत तारिक मसूद साहब को ये बेंच जो है वो हेड नहीं करना चाहिए। इस पर जस्टिस सदारत तारिक मसूद साहब ने कहा कि जो रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन आई है उसको भी देख लेंगे, लेकिन पहले जो एप्लांट हैं जिन्होंने अपीलें दायर की हैं उनको सुन लेते हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने भी यही बात की, नहीं सबसे पहले आप रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन के ऊपर फैसला करें। तो जैसे सदारत तारिक मसूद ने लतीफ़ खोसा साहब की एक तरीके से सरजनिश की और उनसे कहा कि आप जो आज कमरा अदालत में मौजूद हैं, अभी तो अपीलें जो आई हैं उनके वकला को हम सुनेंगे, आपको तो हमने नोटिस ही जारी नहीं किया, तो नोटिस के बगैर आप कैसे यहाँ पे आ गए? पहले हम सुनेंगे, पहले हकाइक तो आने दें, हकाइक को सुनने के बाद फिर जो आपको नोटिस होगा तो आपको भी सुन लेंगे। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि नहीं, हम अपनी राय, क्योंकि आप अपने नोट में दे चुके हैं, तो उसके बाद आप कैसे इस केस को सुन सकते हैं? सबसे पहले तो रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन का जो है फैसला करना पड़ेगा। फैसल सदीकी साहब जो फौजी अदालतों के खिलाफ आए थे कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, उनकी तरफ से एक नया नुक्ता अदालत में उठाया गया कि इस केस में जो वजारतें हैं, मुख्तलिफ सूबे हैं, उनकी तरफ से प्राइवेट वकला को किया गया है, तो प्राइवेट वकला की खिदमात जो हैं मुख्तलिफ वजारतें या सूबे जो हैं कैसे हासिल कर सकते हैं? इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनका पूरा करने के बाद प्राइवेट कौंसल की खिदमात को हासिल किया गया है। हैरान कर देने वाली बात नाज़रीन ये थी कि ख्वाजा हारिस साहब जो माजी में नवाज शरीफ और इमरान खान के वकील थे, आज वो वजारत दिफा की तरफ से पेश हुए। साबिक एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शुमाइल भट्ट साहब जो कि इमरान खान साहब के दौर में KPK के एडवोकेट जनरल थे, वो भी आज KPK की तरफ से नहीं बल्कि जो बलोचिस्तान की शौहदा की तंजीम है, उन्होंने जो फौजी अदालतों के हक़ में अपील दायर की है, उसमें शुमाइल भट्ट साहब ने जो है वो नुमाइंदगी की। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इस अपीलों में जो अपलांट हैं उनकी तरफ से अबूर रिलीफ की भी दरख्वास्त की गई है, तो अबूर रिलीफ देने से पहले भी हमको सुना जाए। जैसे सदारत तारिक मसूद साहब ने कहा कि क्या हमने अबूर रिलीफ दे दिया है? आम तौर पे जज साहब ने पूछा, तारिक मसूद साहब ने सलमान अकरम राजा से, कि जब ये फौजदारी अपीलें आती हैं उन पे क्या होता है? आपने पहले ही बोलना शुरू कर दिया, अभी तो हमने आपको नोटिस भी नहीं दिया। एतजाज़ एहसन साहब अपनी सीट से उठे और बड़े मतलब उन्होंने एक अंदाज के साथ, अपने मखसूस अंदाज से भी बढ़ के, बड़े जज्बे के साथ, जोश के साथ और बड़े गुस्से में भी नजर आए कि सबसे पहले तो आप रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन का फैसला करें। सदारत तारिक मसूद साहब ने पूछा कि ये रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन मेरे खिलाफ किसने दायर की है? तो एतजाज़ साहब ने बताया कि साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने आपके ऊपर एतराज़ उठाया है, उनकी तरफ से जो है ये रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन आई है। तो जस्टिस सदारत तारिक मसूद ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया कि
जवाद ख्वाजा साहब की जो रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन वो सर आंखों पे, लेकिन जवाद ख्वाजा साहब का अपना फैसला पढ़ लें। जवाद ख्वाजा साहब का फैसला है कि रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन आती है या किसी जज पे एतराज़ होता है तो फैसला करने का जो सवाबदीदी अख्तियार है उस जज का होता है कि उसमें बेंच में बैठना है या बेंच में बैठने से इनकार करना है। तो नहीं हम रिक्यूज़ करते, हम बैठे हैं और इस दरख्वास्त को हम रद्द करते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ठीक है, हम आपको इस केस में आपकी मामनत करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमारी पहली जो ग्राउंड है आपके रिक्यूज़ल का वो ये है कि चूंकि आप नोट लिख चुके हैं, नोट के बाद चूंकि आपकी राय आ चुकी है तो आप बेंच में नहीं बैठ सकते, आप अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि वो जो नोट था उसमें तो काबिल समात होने के हवाले से बात की गई थी। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि हमारी जो अपीलें हैं उन अपीलों में जो जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब का नोट है कि दरख्वास्त काबिल समात है या काबिल समात नहीं है, हम तो दरख्वास्तों के काबिल समात होने के कानूनी नुक्ते के ऊपर हम बात भी नहीं करेंगे, ये एजिटेट भी नहीं करेंगे, तो ये इनका कोई जवाब बनता नहीं कि सरदार तारक मसूद साहब जो हैं वो बेंच में ना बैठें। शोधा फोरम के जो वकील थे शमाइल भट्ट साहब और रोस्टम पे है, उनसे जस्टिस सरदार तारक मसूद ने पूछा कि ये जो तंजीम बनी है शोधा की बलोचिस्तान के, ये कब बनी? इस पर शमाइल भट्ट ने कहा कि 2021 में ये तंजीम बनी थी और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जज जो शहीद हुए उनकी फैमिली भी इस तंजीम में शामिल है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने फिर बड़ा रेलिवेंट सवाल पूछा कि क्या जो फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला दिया था 5 रुकनी लार्जर बेंच ने, क्या उसकी तफसीली वजूहात आ गई हैं? तफसीली वजूहात के बाद क्या ये जो दरख्वास्त गुजार जो अपीलें हमारे सामने मौजूद हैं, क्या आप अपनी अपीलों को अमेंड करेंगे? जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब ने फिर ये सवाल पूछा अटॉर्नी जनरल से कि वफाकी हुकूमत की कौन कौन सी अपीलें हैं, उनके नंबर क्या हैं? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत की जो अपीलें हैं उनका नंबर 10 से लेकर 14 तक अपीलें हैं और उसके अलावा 21 और 20 और 21 कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 20 और 21 ये भी वफाकी हुकूमत की तरफ से दायर की गई हैं। सरदार तारक मसूद साहब ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप अपने दलाइल का आगाज़ करें। अटॉर्नी जनरल साहब ने दलाइल देने से पहले कहा कि मुझसे पहले जो सीनियर काउंसिल हैं ख्वाजा हारिस साहब जो कि वजारत दिफा के वकील हैं उनको सुना जाए। तो ख्वाजा हारिस साहब को अदालत ने कहा कि आप अपने दलाइल का आगाज़ करें। तो ख्वाजा हारिस साहब ने सबसे पहले जो अदालत का मुख्तसर हुक्मनामा है वो मुख्तसर हुक्मनामा पढ़ा और उसमें कहा गया कि 103 लोगों का जो फौजी ट्रायल कोर्ट मार्शल करने का फैसला किया गया, इस मुख्तसर फैसले में उस ट्रायल को कलअदम करार दिया गया। ना ट्रायल को कलअदम करार दिया गया बल्कि जो कस्टडी उसको भी गैर आईनी गैर कानूनी और जो आर्मी एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शन थे उनको भी अल्ट्रा वायरस करार दिया गया। जैसे सरदार तारक मसूद साहब ने कहा कि 2 लाइनें मुख्तसर ऑर्डर में लिख दी गई और जो आर्मी एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शन थे उनको गैर आइनी करार दे दिया गया। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि गैर आइनी क्यों कहा गया, किस बिना पे कहा गया, बुनियाद क्या है, जस्टिफाई किस तरीके से करना है, अभी ये वजह नहीं पता चल पाई क्योंकि अभी तक जो बेंच है उसका तफसीली फैसला सामने नहीं आया। जैसे अमीनुद्दीन खान साहब ने भी कहा कि अभी तफसीली वजूहात तो सामने नहीं आई और फिर FB अली केस का हवाला जो कि 5 रुकनी बेंच को भी दिया गया था उसका हवाला ख्वाजा हारिस साहब ने दिया और फिर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ये जो केस था बहुत सारे लार्जर बेंच के फैसले मौजूद हैं, इसमें FB अली का फैसला मौजूद है, तो उसमें ये जो सेक्शंस हैं जो 1967 में ये शामिल किए गए थे, इन सेक्शंस को बरकरार रखा गया। 9 मेंबर बेंच का फैसला भी है, रावलपिंडी बार एसोसिएशन का फैसला भी है और शेख लियाकत हुसैन का फैसला भी है। उन तमाम केसेस में जो कि बड़े 9 रुकनी लार्जर बेंच तक के फैसले थे उनमें इन तमाम सेक्शन को जो है बरकरार रखा गया। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने पूछा कि कौन से वो पेजेस हैं शेख लियाकत हुसैन केस के जिसमें आर्मी एक्ट सेक्शन को बरकरार रखा गया। उस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि फैसले का जो सफ़ा नंबर PLD का उन्होंने हवाला दिया 620, 626, 841, 844 में ये सेक्शन बरकरार हैं। तो ये 4-1 का फैसला है, 4-1 के फैसले से ये कैसे जो है सेक्शन उड़ाए जा सकते हैं। यही बात जैसे सरदार तारक मसूद साहब ने भी की। मोहम्मद अली मजहर साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, ख्वाजा हारिस साहब से पूछा कि आप ये बताएं कि जो सिविलियन का आपने फौजी अदालतों में ट्रायल करना है उसमें फेयर ट्रायल को आप कैसे जस्टिफाइज करेंगे, आपके पास क्या सेफ गार्ड हैं कि लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको सेफ गार्ड किया जाएगा। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जो तरमीम आई ये 1967 में आई थी और सिविलियन का ट्रायल उसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। तीनों फैसलों में, सुप्रीम कोर्ट के तीनों फैसलों में इन सेक्शन को बरकरार रखा गया, इन सेक्शन को वैलिडेट किया गया, इन सेक्शन को अपहोल्ड किया गया। आगे चल के नाज़रीन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने यह पूछा कि जो 9 मई का वाक़या है वो कौन से सेक्शन में आता है जिसको कलअदम करार दिया गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जो 21D है, 21D 2D इसमें ये तमाम जो चीज़ें आती हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि 103 लोग जो हैं वो इस कस्टडी में हैं और उसके बाद जो सेक्शन उड़ा दिए गए हैं
तो दुश्मनों के जो एजेंसियों के जो जासूस पाकिस्तान में आते हैं, कुलभूषण यादव का हवाला दिया, इस तरह के जो मुल्क दुश्मन एलिमेंट होते हैं या फिर मिलिट्री तनसीबात पे इमलाक के हमला होता है, अब उनका ट्रायल भी नहीं हो सकेगा। और आगे चल के मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि सेक्शन जो 59 है वो सिविल जराइम के से मुतल्लिक है, सिविल जराइम की बात करता है। अटॉर्नी जनरल साहब ने, ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि यहाँ पे हम हर सिविलियन की बात नहीं कर रहे कि हर सिविलियन का जो है फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। कोर्ट मार्शल की जो अदालतें हैं पहले से मौजूद थी, कोई नई अदालतें नहीं बनाई गई। तारिक मसूद साहब ने कहा कि देखना तो ये है कि जो फैसला है उसमें जो सेक्शन जो को उड़ाया गया है वो कैसे उड़ाया गया है। अभी तक तो जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है उसका तफसीली फैसला नहीं आया। मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी कहा कि तफसीली फैसले आने के बाद ही जो अपील कुनुंदा हैं वो तफसीली दलाइल दे पाएंगे। और फिर जो सरदार तारिक मसूद साहब थे उन्होंने कहा कि क्या हम ये तफसीली फ़ैसला देखे बगैर इन अपीलों पर कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं? क्या तफसीली फ़ैसला आने से पहले हम इन अपीलों के ऊपर कोई फ़ैसला करने के हवाले से अख्तियार या जवाज़ मौजूद है? जैसे इरफान सादिक साहब जिन्होंने कहा अपने ख्वाजा हारिस साहब से, अटॉर्नी जनरल से, पे अगर तफसीली फ़ैसला नहीं आया तो पहले तफसीली फ़ैसले की वजूहात आने दें, उसका आप इंतज़ार क्यों नहीं कर लेते? ख्वाजा हारिस ने कहा कि देखें लार्जर बेंच को, क्योंकि इसमें बहुत सारे लार्जर बेंच के पहले के फैसले मौजूद थे और ये 4-1 के तनासब से फैसला आया है, तो ये 4-1 के तनासब से तो ये सेक्शन उड़ नहीं सकते थे। तो 5 रुकनी लार्जर बेंच को चाहिए था कि उस पर नया बड़ा लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को रेफर करते। 103 अफराद जो है वो मिलिट्री की कस्टडी में हैं। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि क्या जो ट्रायल फौजी अदालतों में हो रहा था क्या वो उसको रोका गया है, ट्रायल की स्टेज क्या है? सरदार तारिक मसूद साहब ने ये भी सवाल पूछा कि आप फैसले के बाद आपने ट्रायल रोक दिया है, इससे पहले क्या सूरत हाल थी? जो लोग आपने पकड़े हैं 102-3 लोग, उनका ट्रायल किस स्टेज पे है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब ये इब्तिदा में जो दरख्वास्तें आई थी उस पर प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ था तो ट्रायल तो उसी वक्त रोक दिया गया था। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे एक्यूज़ हैं जिनको पकड़ा गया 9 मई के वाक़ये के हवाले से, कुछ पे उनको चार्जशीट किया गया और बहुत सारों पे अभी चार्जशीट नहीं लगी थी, तो 7 माह से वो हिरासत में हैं। और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा कि इसमें ज़्यादातर लोग 103 में ऐसे हैं जिनकी 5, 6, 7 माह से ज़्यादा सज़ा नहीं बनती, और अगर आप हमें ट्रायल प्रोसीड करने की इजाज़त दे दें तो वो 5 से जो ऐसे लोग हैं जिनकी 6 से 7 माह की सज़ा बनती है उनकी बरियत हो सकती है। वो सेक्शन 382 CRPC का उसका बेनिफिट ले सकते हैं। मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि क्या जो फौजी अदालतों में ट्रायल होता है उसमें ज़मानत की प्रोविजन भी मौजूद है? अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जितने भी ये लोग हैं इस पे जो ऑफेंस लगाए गए हैं उसमें 3 साल से ज़्यादा किसी की सज़ा नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान के शहरी हैं, मिसगाइडेड थे, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा जो वर्स्ट जो सेक्शंस हैं जिसमें ज़्यादा लंबी सज़ा हो सकती है इन पे नहीं लगाए गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसे जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं अब उनका भी ट्रायल कोर्ट मार्शल में कैसे हो सकेगा, क्योंकि कानूनी उड़ा दिया गया है। मुसर्रत हिलाली साहब ने पूछा कि ये जो फौजी अदालतों में जज होता है ये कौन होता है? इस पर बताया अपने अटॉर्नी जनरल साहब ने कि फ़ौजी होते हैं वो उस फौजी अदालतों में समाअत करते हैं। मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि जो आपने 342 के बेनिफिट की बात की कि जिनको 6 से 7 माह की सज़ा हो गई वो सेक्शन CRPC के सेक्शन 382 का बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले तो उनको कन्विक्शन होगी, कन्विक्शन के बाद वो इसका फ़ैसला ले सकते हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हमारी आपसे ये सदा है कि चूँकि अभी तफसीली फ़ैसला भी नहीं आया तो आप जो फ़ैसला है फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ उसको सस्पेंड कर दें और जो बरी होने वाले होंगे उनको बरी कर दिया जाएगा, ट्रायल करने की इजाज़त दे दें, और जिनकी सज़ा होगी, जो कन्विक्ट होंगे उनका जो फैसला है वो आपके अदालती फैसले के साथ उसको मशरूत कर दिया जाएगा। हसन रिजवी साहब ने कहा कि क्या ऐसी कोई स्टडी, ऐसा कोई आपने चार्ट बनाया है कि किन लोगों की सज़ाएं कम हैं, किन लोगों की सज़ाएं ज़्यादा होंगी? मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि जिन लोगों को आप गिल्टी करार देंगे, क्या अगर आप जब गिल्टी करार देंगे तो ये जो अपीलें यहाँ पे आई हैं तो ये गैर मौसर नहीं हो जाएंगी? ये भी एक उन्होंने बात की कि इन अपीलों का कोई मकसद नहीं रहेगा। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि अगर आप ट्रायल की इजाज़त दे देते हैं कि फ़ौजी अदालतें ट्रायल आगे बढ़ाएं तो आपका जो भी फ़ैसला होगा, आपके फ़ैसला आने पे अगर उन कन्विक्शन को, उन सज़ाओं को रिवर्स करना होगा तो वह रिवर्स भी होंगी, आपके अदालती फ़ैसले के साथ मशरूत होंगी। फिर अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि आप मतलब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मशरूत करने की बात कर रहे हैं। तो फिर आगे चल के जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उन्होंने बात की कि तफसीली फ़ैसला आने दें, और वो भी जिन्होंने ये फ़ैसला दिया फ़ौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इक्वल जजेस हैं, तो आप फ़ैसला आने दें। सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि इक्वल जज तो सब हैं, लेकिन एपलेट फ़ोरम किस लिए फ़राहम किया जाता है? क्या अपील में बैठा ये बेंच जो है
जो पहले फैसला दिया गया है उसको कलअदम नहीं कर सकता, उसके फैसले का जायज़ा नहीं ले सकता। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आप 6 हैं, उन 5 ने फैसला दिया था, एक जज ने भी इस 6 रुकनी बेंच में इख्तलाफ किया, तो 5 वाला नीचे का फैसला है, ये भी 5 वाला फैसला रह जाएगा। तो सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होता। फिर सरदार तारिक मसूद साहब ने जो कल 23 फौजी जवान शहीद हुए, जो एक वाक़या पेश आया अफसोसनाक, जिसका ISPR ने लामिया भी जारी किया, सरदार तारिक मसूद साहब ने पूछा कि ये जो फौजी आर्मी एक्ट के जो सेक्शन उड़ा दिए गए हैं, उन सेक्शन को कलअदम करार देने के बाद जो हमारे 23 जवान शहीद हुए हैं, अगर उसमें कोई सिविलियन इन्वॉल्व हुआ, क्या उनका ट्रायल अब हो पाएगा, क्या उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होगा? ये बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछा। इस पर सलमान अकरम साहब ने कहा कि इस मामले पर हम अदालत में गुजारिशात भी करेंगे, अदालत को मामनत भी करेंगे। सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि कानून तो ख़त्म हो गया है, 23 जवान शहीद हुए हैं, उसमें कोई सिविलियन भी हो सकता है, अब उनका ट्रायल कैसे होगा, उनको कैसे इस मामले में शामिल किया जाएगा? सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि हमारे बच्चों को शहीद किया गया है, इस कानून के तहत ही उनका ट्रायल होना है, अगर उसमें कोई सिविलियन इन्वॉल्व हैं। तो लतीफ़ खोसा साहब ने फिर कहा कि वो जो 9 मई के वाक़यात वाले थे वो तो गैर मुसल्लह थे, ये तो मुसल्लह होके आए थे। सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि फिर भी वो गैर मुसल्लह थे, ये मुसल्लह होके आए थे, लेकिन अब कानून मौजूद ही नहीं, कानून मौजूद ही नहीं, इन मुसल्लह लोगों का कैसे ट्रायल होगा, इनको कैसे फौजी अदालतों में भेज के इनके केसेस वहाँ पे सुने जाएंगे? और फिर सलमान अकरम साहब ने कहा कि दरअसल 21वीं तरमीम का उन्होंने हवाला दिया कि 21वीं तरमीम में सारा कुछ वाजे कर दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि 5 रुकनी बेंच का फैसला आ लेने दें। सरदार तारिक मसूद ने भी कहा कि हम भी यही कह रहे हैं कि तफसीली फैसला ही नहीं है, वजूहात ही नहीं है, तो क्या करें? एतजाज़ असद साहब ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो वकार सेठ का फैसला था, 253 लोगों का जो फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ था, उसमें एतजाज़ असद ने कहा कि उनको गिल्टी करार दे दिया गया, 253 के 253 को। अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि सवाल 2 हैं, एक ये है कि कानून का गलत इतलाक़ हुआ है, एक ये है कि कानून को ही कलअदम करार दे दिया गया है। अगर 253 लोगों के ऊपर कानून का गलत इतलाक़ हुआ है वो अलग सवाल है, वो यहाँ पे रेलिवेंट है भी नहीं, लेकिन यहाँ पे तो कानून को उड़ा के रख दिया गया है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आप लियाकत हुसैन शेख का फैसला देख लें, वो क्या कहते हैं। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि क्या जो FWLE का जो केस है, जो कि 9 रुकनी लाजिल बेंच का फैसला था, क्या वो फैसला रिविजिट हुआ? सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि जो 21D है ये कब आया था? इस पर अदालत को बताया गया कि ये 1967 में आया था। सलमान अकरम साहब ने कहा कि ये 1973 का आइन बनने से पहले से था। तो इसमें सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि 1973 का जब कानून बना, आइन बना, उसके बाद उसके पहले के जितने कवानीन थे उसको 1973 के आइन में प्रोटेक्ट कर दिया गया। एतजाज़ अहसन साहब ने फिर वही बात की कि हम रिक्यूज़ल की बात के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर इसको एजिटेट करेंगे कि आपको रिक्यूज़ कर देना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि हम तो मेरिट पे केस चलाना चाहते हैं। आपने, सरदार तारिक मसूद साहब ने मेंटेनेबिलिटी की बात की थी, हम मेंटेनेबिलिटी को टच भी नहीं करेंगे। सरदार तारिक मसूद साहब ने फिर कहा कि न जाने ये जो बुनियादी हकूक़ हैं ये कहाँ लेकर जाएंगे। और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आप ट्रायल जारी रखने की हमें इजाज़त दे दें, जहाँ पे कम सज़ा होगी वो सेक्शन मुल्ज़मान जो है वो 300 सेक्शन 382 का फ़ायदा लेके वो रिलीज़ हो जाएंगे, उनको एक्विट कर दिया जाएगा, और जहाँ पे ज़्यादा सज़ाएँ होंगी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ उनको हम मशरूत कर देंगे। सरदार तारिक ने कहा ये कैसे हो सकता है कि एक कानून को जो है वो उड़ा दिया गया। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि आप अबूर रिलीफ की बात कर रहे हैं कि फ़ैसला सस्पेंड कर दें, इसमें अर्जेंसी क्या है? अमीनुद्दीन खान साहब ने भी कहा कि बराह रास्त हमारे सामने एक चीज़ आई है, और फिर 21D की भी अमीनुद्दीन खान साहब ने बात की कि इसमें एजेंसी क्या है। जो वाक़या पेश आया, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जो वाक़या 23 लोगों का पेश आया उसमें वो भी वाक़या एक एजेंसी का है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर के, उसमें भी लोगों को शामिल करना है। यहाँ पे तो मिसगाइड लोग थे, तो हमने उनकी सज़ा भी कम रखे, उन पर ऐसे ऑफेंस भी नहीं लगाए जिस पर बहुत बड़ी सज़ा हो। और फिर आगे चल के नाज़रीन, मुसल्लत हिलाली साहबा ने भी कहा कि वो जो 253 लोगों के एतजाज़ हसन साहब बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमने पेशावर हाई कोर्ट में शवाहिद पे देख के फैसला दिया था। सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि कौन तसव्वुर करेगा कि जो 102-3 लोग पकड़े गए हैं उसमें कौन से लोग जो है बाकायदा डिज़ाइन के साथ, मकसद के साथ आए थे। एतजाज़ हसन साहब ने यहाँ पे सलमान राजा साहब बात कर रहे थे, तो सलमान राजा साहब को रोक दिया कि तुम रुक जाओ, चिल्ला उठे, यानी एतजाज़ हसन यहाँ पे अदालती कार्रवाई के दौरान। सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि नॉर्मल सी बात है कि अपील आती है, अपील पे क्या होता है? अपील पे नोटिस होता है, अगर उसमें कुछ रिफ्लेक्शन होती है बड़े फैसले की तो उस फैसले को सस्पेंड भी किया जाता है। 15 से 20 दिन में क्या होगा? काले कोट पे जो पहनता है उसका हर किसी का अपना माइंड होता है। सबको सुन लिया, अब हम ऑर्डर लिखवाएंगे। तो इसके बाद जो जज साहबान थे वो उठ के चले गए, और ऑर्डर जो है वो क्या सुनाया उसकी डिटेल जो है वो आपके साथ हम शेयर करते। अभी तक नाजरीन जो मैंने फीड दोबारा देखी है
उसमें अभी तक जो कोई फ़ैसला, मैं खुद जब कमरा अदालत में था तो जज साहबान चले गए थे गौर व खौज़ करने के लिए क्या फ़ैसला देना है, और तारिक मसूद साहब कह के गए थे कि आके मैं फ़ैसले हम बताते हैं। तो अभी तक जज साहबान जो है वो गौर व खौज़ कर रहे हैं और अभी तक कोई फ़ैसला अदालत की जानिब से नहीं सुनाया गया। हाँ, फ़ैसला आ गया नाज़रीन, फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल मुअत्तल करार देने का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है। जो फ़ौजी अदालतों का ट्रायल रोक दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने 5-1 की अक्सरियत से फ़ैसले को मुअत्तल किया। मुसर्रत अलाली साहिबा कह रही थी कि मुख्तसर ऑर्डर को कैसे सस्पेंड कर सकते हैं। गालिबन मुसर्रत अलाली साहब ने जो है इस इख्तलाफ किया होगा, यही लग रहा है नाज़रीन। जो अभी तक जो फैसला आया है कि फ़ौजी अदालतों का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फैसले से की मुअत्तली से इख्तलाफ किया है, वही फैसला जो हमने आपको अभी बताया है। और मज़ीद डिटेल आएंगी वो भी आपके साथ हम शेयर करते जाएंगे। अफ़गान जो गैर मुल्की बशिंदे हैं उनकी बेदखली के हवाले से सदार तारिक मसूद साहब के बेंच ने समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तहरीरी जवाब फॉरेन ऑफिस और फेडरेशन की जानिब से जमा करवा दिया गया है। तारिक मसूद साहब ने पूछा कि क्या जो जवाब आया है दरख्वास्त गुजारा ने उस जवाब को देखा है, तो वकील की तरफ से कहा गया, सरदार तारिक मसूद साहब ने उनसे कहा था कि इस जवाब में तो हुकूमत ये कह रही है कि जो गैर कानूनी बशिंदे जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है सिर्फ उनको बेदखल किया जा रहा है। तो वकील साहब ने कहा कि उन लोगों को भी बुनियादी हकूक़ जो आइन में दिए गए उसका तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तारिक मसूद साहब ने कहा कि क्या फिर उन लोगों को पकड़ा जाए, पकड़ने के बाद उनको सज़ा दी जाए, सज़ा देने के बाद उनको जो है वो डिपोर्ट किया जाए, क्या ये सारा प्रोसेस आप चाहते हैं कि उन लोगों को पकड़ के सज़ा दे के कन्विक्ट करके अदालतों के चक्कर लगा के फिर डिपोर्ट किया जाए? इस पे वकील ने कहा कि फेयर ट्रायल को हक तो मिलना चाहिए। और फिर उन्होंने जो वफाकी हुकूमत का फैसला है निगरान हुकूमत का कि इनको बेदखल किया जाएगा उसकी बात भी की। तो इस पे आयशा मलिक साहबा ने कहा कि देखें, अगर आप आइन की इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे तो इस पर तो हमें जो है वो लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी बेंच तो प्रोसीड ही नहीं कर सकता, लार्जर बेंच बनेगा। तो इस पर फिर अदालत ने कहा कि ठीक है, अगर आप आइन की इंटरप्रिटेशन चाहते हैं तो हम ये मामला कमेटी को भेज रहे हैं। तो कमेटी जो है इसके ऊपर लार्जर बेंच बनाएगी और केस की जो समाअत है उससे जो विंटर वेकेशन है उसके बाद जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। मज़ीद नाज़रीन जो डिटेल आई है फैसले के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों को मुकदमात के हतमी फैसले से रोक दिया, यानी स्टे ऑर्डर ख़त्म कर दिया। हतमी फैसला नहीं होगा, ट्रायल आगे बढ़ेगा लेकिन फैसला नहीं सुनाया जाएगा। अदालत ने तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक नाज़रीन मुलतवी कर दी है। ये बड़ा अहम फैसला अदालत की जानिब से नाज़रीन अनाउंस कर दिया गया है। आपसे इजाज़त चाहते हैं। इस व्लॉग के बाद जो दीगर खबरें हैं खान साहब के मुख्तलिफ केसेस की समाअत अडयाला जेल में हुई है उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।